स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसका संवैधानिक प्रमुख भारत के राष्ट्रपति को बनाया गया। परंतु राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई, जो कि वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। इस सेशन के अंतर्गत आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, अनुच्छेदों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं राहुल आपका मंथन में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए क्या होगी? एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगी। इस प्रकार यदि हम लोग देखें तो भारतीय संविधान के द्वारा ब्रिटिश संविधान की तरह ही राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया है। यद्यपि यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि ब्रिटेन में राष्ट्र का जो प्रमुख है वह वहाँ के शासक होते हैं, वह वहाँ के शासक हैं। ब्रिटेन के शासक ही ब्रिटेन के राष्ट्र प्रमुख होते हैं, तथा यह जो पद होता है यह आपका वंशानुगत होता है। वंश के आधार पर ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख बनाया जाता है। परंतु भारत जो है, भारत एक गणराज्य है, इसलिए भारत के राष्ट्र प्रमुख एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रपति के रूप में भारत का राष्ट्र प्रमुख कार्य करता है। भारतीय राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अंतर्गत किया गया है। जो भारत का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता तीनों का प्रतीक हमारा राष्ट्रपति हैं। आर्टिकल 52 सर्वप्रथम क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसमें संघ की सारी कार्यपालिकीय शक्तियां जो होंगी वह निहित होंगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिकीय शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति के शक्तियों का उल्लेख करता है, जिसमें कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 54। इस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के विषय में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है हमारे यहाँ पर, वह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं, जितने भी स्टेट के असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबली के निर्वाचित सदस्य मिलकर के एक इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण करते हैं और उनके द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य यहाँ पर है कि 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं के दोनों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अगला आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित कि आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन इस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। यद्यपि राष्ट्रपति के निर्वाचन की यह जो रीति है उसे हम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। एकल
संक्रमणीय मध्य पद्धति कहते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा ही हमारे राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। और यह जो निर्वाचन होगा यह गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 26 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन हमें प्राप्त होता है। राष्ट्रपति की जो पद की अवधि होगी वह राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तिथि से अगले 5 वर्षों तक के लिए होगी। अगले 5 वर्षों की अवधि तक के लिए राष्ट्रपति अपने पद को धारण करते हैं। यद्यपि यहाँ पे यदि राष्ट्रपति चाहे तो समय पूर्व त्यागपत्र दे सकते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह तत्काल इसकी सूचना जो है लोकसभा के अध्यक्ष को संप्रेषित करे। आर्टिकल 57 जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यदि हम लोग देखें तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है, इस विषय पर संविधान क्या है, संविधान हमेशा मौन है। संविधान यह नहीं कहता है कि कोई व्यक्ति 2 बार 3 बार या 4 बार से ज़्यादा या इससे कम भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने योग्य है। नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित कि आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक योग्यता होनी चाहिए और वह योग्यता क्या है कि सर्वप्रथम है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत का नागरिक जन्म से या अर्जित नागरिकता के आधार पर, इस विषय में भी संविधान मौन है। ध्यान रखिएगा कि या राष्ट्रपति जो है वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है भारत में जिसका जन्म भारत में हुआ है या वह नागरिकता प्राप्त करके वह राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ है। इस विषय में संविधान मौन है। इसके अतिरिक्त वह 35 वर्ष की आयु, भारत का जो नागरिक है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। साथ ही साथ जब राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जा रहा है तो वह व्यक्ति लाभ के पद पर आसीन न हो। ये चारों जो योग्यताएं हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 59 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें निर्धारित करता है। यहाँ कहा क्या गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वह संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे। यदि वे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं तो निर्वाचित होने वाले तिथि से उनका स्थान उस सदन में रिक्त समझा जाएगा। आर्टिकल 60 में जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण किया जाता है और यह जो शपथ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। भारत में राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाई जाती है और महाभियोग लगाने का एक ही कारण है तो वह है संविधान का अतिक्रमण। यदि किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उनके विरुद्ध आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। आर्टिकल 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद की रिक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करवा लेना अनिवार्य है। यह एक आदेशात्मक
प्रावधान है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति से संबंधित जो प्रावधान आर्टिकल 62 में दिया गया है वह एक प्रकार से आदेशात्मक, संविधान के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि रिक्ति होने के पूर्व ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना अनिवार्य है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के सजा को क्षमा कर सकते हैं, पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रविलंब कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं या विराम कर सकते हैं, या उसकी सजा को छोटा या उसके सजा का लघुकरण कर सकते हैं। ये पांचों जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अंतर्गत संविधान प्रदत्त है। आर्टिकल 74 के अंतर्गत कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग करने में सलाह देने हेतु राष्ट्रपति एक मंत्री परिषद का गठन करता है, जिसका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के विषय में आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। वहीं आर्टिकल 77 में बताया गया है कि भारत सरकार के जो भी कार्यपालिकीय या एग्जीक्यूटिव कार्य हैं वह किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से। भारत के राष्ट्रपति का नाम किसी भी कार्य में अंकित किया जाता है। आर्टिकल 78 के अनुसार कि संघ के मामलों में यदि राष्ट्रपति कोई सूचना प्राप्त करना चाहेंगे तो वह प्रधानमंत्री से वह सूचना प्राप्त कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को उनके द्वारा मांगे गए सूचनाओं को देना, यह प्रधानमंत्री का अनिवार्य कर्तव्य होगा। आर्टिकल 79 के अनुसार जो भारतीय संसद है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। इस संसदीय शासन प्रणाली में 3 अंग हैं, ध्यान रखिएगा। एक है लोकसभा, राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के भारत के संसद का गठन करते हैं, और इस का उल्लेख जो है वह संविधान के आर्टिकल 79 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्यों का मनोनयन करते हैं। जो सदस्य होंगे ये सदस्य साहित्य हो गया, विज्ञान, कला, समाज सेवा सोशल वर्क से संबंधित लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति राज्यसभा में करते हैं। आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाने, संसद का सत्रावसान करने और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति रखता है। और संसद का जब अधिवेशन बुलाया जाएगा तो वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन बुलाए जाने की अनिवार्यता है, और 2 अधिवेशनों के मध्य, संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य 6 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। वहीं हम लोग जानते हैं कि लोकसभा इसका विघटन प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात हो जाता है। वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन कभी नहीं होता है, बल्कि इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो हैं वो क्या हो जाते हैं? रिटायर किए जाते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 86। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजने की शक्ति रखते हैं। किसी भी विषय के ऊपर यह संसद के किसी सदन में संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति को है। या तो वह कोई विषय हो सकता है या कोई लंबित विधेयक हो सकता है। राष्ट्रपति पूछ सकते हैं कि भैया ये विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था, इस विधेयक का हालचाल क्या है, यह कहां तक पहुंचा है। तो इसके विषय में जो भी सूचना है वह संसद के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो हैं सांसदों की योग्यता
सांसदों की योग्यता का विनिश्चय करते हैं। यानी कहा गया है कि यदि कोई सांसद निर्वाचन में किसी भी प्रकार का भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, जैसे कोई बूथ कैप्चरिंग कर रहा है, कोई पैसा बांट करके वोट खरीद रहा है, या कोई लोक लुभावन वादा कर रहा है कि मैं सांसद बन जाऊंगा तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में सारे मतदाताओं को एक एक कलर टेलीविजन मुफ्त में बांट दूंगा, तो यह आचरण कैसा है? यह एक भ्रष्ट आचरण है। और इस प्रकार के आचरण यदि साबित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के, उस सांसद के जो योग्यता होगी, उस योग्यता के संबंध में जो विनिश्चय होगा वह राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें निर्वाचन आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं। अब होता क्या है कि यदि किसी भी विधेयक के ऊपर, किसी भी विधेयक या किसी भी विषय के ऊपर में, ध्यान रखिएगा कि विधेयक या विषय के ऊपर में यदि संसद के दोनों सदनों के मध्य क्या हो, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला करके उस विषय या उस विधेयक को पारित करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 111 के अंतर्गत संसद के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, और राष्ट्रपति इन विधेयकों के ऊपर अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, या विधेयक को वापस जो है संसद को लौटा सकता है। एक बार ध्यान रखिएगा, एक बार जो है वापस लौटा सकता है। किस लिए? तो पुनर्विचार करने के लिए। परंतु पुनर्विचार करने के पश्चात यदि वही विधेयक संसद वापस राष्ट्रपति को पास करने के लिए भेज देती है कि आप इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कीजिए, तो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य हो जाता है कि उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे। आर्टिकल 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष राष्ट्र के वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं बोलचाल की भाषा में? तो हम लोग इसे बजट कहते हैं। बजट को प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख राष्ट्रपति आर्टिकल 112 के अंतर्गत रखवाता है, जो संघ के आय और व्यय का विवरण होता है। आय और व्यय का विवरण होता है। इसके अतिरिक्त जो धन विधेयक हैं, वित्त विधेयक हैं तथा अनुदान की मांगे, जो भी अनुदान की मांगे होंगी, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना लोकसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि धन विधेयक, वित्त विधेयक और अनुदान विधेयक लोकसभा में ही रखवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और यह अध्यादेश क्या होता है? संसद के द्वारा पारित विधेयक के समान ये अध्यादेश या कानून के समान ये अध्यादेश होते हैं। अब होता क्या है कि यदि संसद का सत्रावसान हो चुका है और तत्समय उस समय क्या हुआ कि तत्काल आवश्यकता हो गई एक ऐसे विधेयक की कि यदि उस विधेयक को पारित नहीं किया जाता है तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। इस अध्यादेश को जो है संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह के उपरांत संसद के दोनों सत्रों से पारित करवाना अनिवार्य है, अन्यथा 6 सप्ताह के पश्चात ये जो अध्यादेश होते हैं ये निष्प्रभावी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217। इन दोनों में कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करने का अधिकार है वह किसे दिया गया है? वह राष्ट्रपति को दिया गया है। 124 आर्टिकल 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और आर्टिकल 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वहीं आर्टिकल
143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक या विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 263 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद का गठन करते हैं। 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो संघ और इसके इकाइयों के मध्य वित्त का बंटवारा करने का जो फॉर्मूला है या किस प्रकार से वित्त का विभाजन किया जाएगा उसके संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत करता है। और वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर ही संघ और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 331 के अंतर्गत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन किया जाता है। यहाँ उल्लेखनीय प्रश्न है एक, जिसे आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं कि किस संशोधन विधेयक के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों का अब मनोनयन लोकसभा में नहीं किया जाएगा। आप कमेंट कर सकते हैं आंसर को। तो आर्टिकल 331 में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 352। यह जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, याद रखिएगा लिखित सिफारिश पर ही क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वहीं आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं और यह राज्यपाल की सिफारिश पर होगा। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। वहीं आर्टिकल 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत या भारत के किसी भी क्षेत्र में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यदि भारत की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है कि पद पर रहते हुए उन्हें किन किन प्रकार की उन्मुक्तियां प्रदान की गई है और किस प्रकार के विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। तो आज का जो हमारा यह सेशन था राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि आप लोग मेरे इस प्रयास को पसंद कर रहे हैं, साथ ही साथ मेरे उत्साह को बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले सेशन में। देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।